जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले बच्चों की तरबियत इफ़ेक्ट हो रही होती है और आपको क्या लगता है कि ख़ास उम्र में जो है, वो क्या बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम में बेहतर परवरिश पा रहा होता है या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है, उसमें ज़्यादा बेहतर परवरिश उसको मिल रही होती है? कि बाज़ औक़ात सिब्लिंग्स के साथ कज़िन्स भी होते हैं और दोनों फैमिलीज़ के अपने-अपने मिज़ाज होते हैं, पैरेंटल गाइडेंस डिफरेंट होती है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बच्चों की तरबियत कैसे इफ़ेक्ट हो रही होती है? जॉइंट फैमिली सिस्टम का इफ़ेक्ट होता है तरबियत पे, लाज़मी होता है, लेकिन पॉज़िटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है? और दोनों चीज़ें हमें साथ लेके चलनी हैं। अगर आप आइडियली तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए इसी चीज़ को लेके अक्सर पेरेंट्स कन्फ्यूज़ हैं, बल्कि एडल्ट्स काफ़ी, कि देयर आर सर्टेन लिमिट्स, फैमिली, देन क्लोज फैमिली, देन एक्सटेंडेड फैमिली, ये 3 कैटेगरीज़ हैं, ठीक राइट? है। हम लोग जो चचा बच्चे की अगर नज़र से हम देखें तो जो चचा, फूफी, दादा-दादी ये सब रह रहे हैं ना, बच्चा उनको भी फैमिली कंसिडर कर रहा है। दे आर नॉट हिज़ फैमिली। उस बच्चे की जो फैमिली है वो उसके माँ, बाप और उसके सिबलिंग्स, दिस इज़ वन फैमिली। लेकिन जब जिस तक कल्चर तुम्हारी जिस माशरे में हम रह रहे हैं, तो ये तो अगेंस्ट द नॉर्म समझा जाता है कि अगर जो है ग्रैंड पेरेंट्स को ना कहा जाए फैमिली का हिस्सा, बहुत सारे घरों में लड़ाई हो जाएगी इससे। बिल्कुल हो जाती है और होती है, और यही सेशंस में मेरे पास इश्यूज़ आते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि देखिए फैमिली तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारे किसी बहन-भाई की शादी नहीं हुई थी, तुम अपने माँ-बाप के साथ रहते थे, दैट वाज़ वन फैमिली, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी सिबलिंग्स की शादी हुई, अब उन सब की अपनी-अपनी फैमिलीज़ बन गई। तो अब किसको आप फैमिली कहेंगे? कितने मेंबर्स हैं तुम्हारी फैमिली में? वी आर 5 माशाल्लाह। दिस इज़ द वन फैमिली, कि अगर तुम्हारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं तो ये एक फैमिली बन गई ना। सही। तो इसके बाद आते हैं बाकी क्लोज़ फैमिली, आप इसको कह सकते हैं, जिसमें बच्चे के माँ के सिबलिंग्स आ गए और बच्चे के बाप के सिबलिंग्स आ गए और उनके पेरेंट्स आ गए, राइट? ठीक। ये हो गई क्लोज़ फैमिली। इसके बाद आती है एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें कोई हुदूद नहीं है उसकी। फिर सब आ जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। सही। सो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन फैली हुई है वो फैमिली और क्लोज फैमिली में फैली हुई है। अच्छा, अब गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तरबियत अफेक्ट हो रही होती है या नहीं, इसका पहले मैं पॉजिटिव साइड आपको बता दूं कि ग्रैंड पेरेंट्स का बड़ा रोल है तरबिया में, क्योंकि इसका अंदाज़ा तब होता है जब टीन एज में बच्चे आते हैं, 12-13 साल की एज में। इवन उससे पहले भी स्टोरी टेलिंग में ग्रैंड पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, और स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है बच्चे की तरबिया में। तो जब टीनेज में बच्चे आते हैं उसमें अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं ना, तो वो समटाइम्स बच्चे का पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप खराब हो जाता है एक सर्टेन एज पे, तो उससे बचा लेते हैं आपको। जो एक अनड्यू एक आर्ग्यूमेंट्स चल रही होती है बच्चे की माँ बाप के साथ, उस सिचुएशन से आके समटाइम्स बच्चे को ले जाते हैं, जिसको पेरेंट्स ये समझते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स पैम्पर कर रहे हैं, इससे बच्चा बिगड़ रहे हैं। बिलीव मी, उससे बच्चा नहीं बिगड़ता, बल्कि उससे आप खुद ही उसका बेनिफिट मिल रहा होता है बीइंग पेरेंट आपको, कि आप उस अनड्यू आर्ग्यूमेंट से बच गए। आपका रिलेशन खराब हो रहा था जिससे आपके पेरेंट्स ने आके आपको बचा लिया, बच्चे को भी बचा लिया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मैं पेरेंट्स को रियलाइज़ कराने की पूरी कोशिश करती हूँ, कि ग्रैंड पेरेंट्स की का बड़ा पॉजिटिव रोल है। अगर उसको अंडरस्टैंड कर लें तो ज़िंदगी उनकी भी सुकून में आए, बच्चे की भी सुकून में आए, ग्रैंड पेरेंट्स की भी सुकून में आए। इसके अलावा जो पैम्पर की मैं बात करती हूँ आपसे, कि ग्रैंड पेरेंट्स पैम्पर कर देते हैं, तो पैम्पर जो है वो सिर्फ़ माँ-बाप का जो बेजा लाड प्यार होता है ना, बच्चा उससे बिगड़ता है। हुँ। ग्रैंड पेरेंट्स के लाड प्यार से बच्चा नहीं बिगड़ता। ये क्या साइंस है? ये साइंस ये है कि आपको शायद मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आपके बचपन की कोई बात किसी की कही हुई आपके माइंड में है, तो आपको सिवाय माँ बाप के और किसी की कोई बात माइंड में नहीं होगी। बच्चे के माइंड में भी वो चीजें लाशऊर में जाती हैं जो माँ बाप उसको समझाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है, वो बच्चे के ज़हन पे किसी तरह का
कोई असर नहीं डाल रहा होता। डाल रहा होता है, लेकिन वो चीज़ें हील हो सकती हैं और उसको पेरेंट्स का उसमें बड़ा रोल होता है कि वो उसको उसका देखें, जो उसका सोच है, जो उसका नज़रिया है, वो उस एज में बन रहा होता है। तो जैसे ही बच्चे ने कोई नई चीज़ सीखी, कोई गलत बात सीख ली बाहर से, एनवायरनमेंट से, घर के माहौल से, समटाइम्स मेरी क्लाइंट्स कहती हैं कि गालियाँ देना बच्चा सीख लेता है। तो वो जो स्लैंग वर्ड्स बच्चा सीख रहा है, उसको की इस्लाह करने के लिए आप मौजूद हैं ना। बच्चा गालियाँ देना जब सीखता है, जब माँ-बाप दे रहे होते हैं। अच्छा। टेम्परेरी ज़रूर सीखेगा, वो आपको 10 साल की उम्र के बच्चे के मुँह से गालियाँ सुनने को मिलेंगी। आपको पैनिक नहीं होना, आपको ये नहीं समझना कि अब ये इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई हुँ। और अब ये ज़िंदगी भर गालियाँ देगा। नो, यू आर देयर फॉर हिम। तो आप उसकी इस्लाह करें, आप उसको बताएँ और ये चीज़ उसके लाशऊर में समहाउ बैठ जाएगी कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये गलत वर्ड है। तो वो गालियाँ जो जो भी घर में कोई देता है, वो चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता ब्लर होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी कि माँ मना करती थी गालियाँ देने से, बाप मेरा मना करता था गालियाँ देने से, उन्होंने कभी गालियाँ नहीं दी। तो गलत चीज़ स्क्रीन यूसेज भी अगर है, माँ-बाप कर रहे हैं तो बच्चा करेगा। घर में और कोई कर रहा है तो बच्चा टेम्परेरी वो चीज़ ज़रूर सीख रहा है, लेकिन बिलीव मी उसकी लास्टिंग नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा जो मेरे माँ-बाप कहते थे वो सही है। एक ख़ास रुझान पिछले चंद सालों से देखा गया है छोटे बच्चों में। हम बात कर रहे हैं लेस देन 10 इयर्स के जो बच्चे हैं, गुस्से के बहुत तेज़ हो गए हैं। माएँ अक्सर ये कंप्लेंट करती हैं कि मेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। ये इतने कम उम्र के बच्चे में गुस्सा जन्म कैसे ले लेता है, और इस गुस्से को फिर अगर कंट्रोल करना चाहें, तो इसका क्या तरीक़ाकार है? पहली बात तो ये है कि जिसको आप लोग और पेरेंट्स भी गुस्सा समझ रहे होते हैं, एक्चुअली वो गुस्सा नहीं होता। 10 साल से कम उम्र बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। अब इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें तो वो उसका शाउट करना, चीज़ें उठा के फेंकना, ठीक है? वो हमें गुस्सा नज़र आ रहा है बट एक्चुअली दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? और बच्चे को फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ की हो रही होती है कि ये जो औरत है, जो रिश्ते में मेरी माँ लगती है, सही। इसकी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए और उसको समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए। अब बच्चे के पास तो देखिए वर्ड बैंक्स में बड़े ही लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। उसके इमोशंस भी बड़े लिमिटेड होते हैं। अभी उसने बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं किया, राइट? वो 2-3 ही जो अल्लाह ताला ने नर्चर करके हमें जिन मेजर 4 इमोशंस के साथ भेजा है, गम, खुशी, गुस्सा और खौफ, ये 4 इमोशंस हैं जो अल्लाह ताला ने नर्चर किए हैं। इन्हीं के साथ इंसान इस दुनिया में आया है। तो लेकिन जो जिसको हम गुस्सा समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो गुस्सा नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन होती है जिसका रीज़न मैंने आपको बताया। सही। अब यहाँ पे मदर्स जो हैं, वो भी जवाब में फ्रस्ट्रेट ही हो रही होती हैं कि ये समझा नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं समझा पा रहा? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ वर्ड्स हैं, लैक ऑफ इमोशंस हैं, जो वो ना एक्सप्रेस कर सकता है, ना वर्बली आपको बता सकता है कि वो अगर चीज़ें उठा के फेंक रहा है, उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो ये बेसिकली 10 साल से कम उम्र बच्चों में गुस्सा, बल्कि 5 साल तक तो मैं कहती हूँ गुस्सा होता ही नहीं है।